हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मज़े कर रहे होंगे यार, एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं लास्ट डे अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो यह थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं था, तो इस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने जब डिस्कस किया था ना, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द मून। अच्छा, आगे हमने जब कैपलस लॉ को स्टडी करना है तो वहाँ पर हमें एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्लैनेट। क्योंकि हमें आपको ये हमको या आपको ये तो पता है ना कि सन के अराउंड कई सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर कंटेनिंग सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, किसी न किसी बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी आ कहाँ से रही है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही उनको प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करना इसलिए कंपलसरी है। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, या फिर मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया बाइंडिंग एनर्जी। समझिए से अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सैटेलाइट है। तो अभी मैं पहले सैटेलाइट के लिए ही हम डिस्कस करें, वहां पर जब टॉपिक आएगा तो फिर हम उसी चीज को प्लेनेट के लिए बात करेंगे। तो हम ये मान के चले कि हमारे पास अर्थ और एक m मास की एक सैटेलाइट। अर्थ का मास तो हम कैपिटल M करके कंसिडर लेके चलते हैं, आपको पता ही है। तो ये मान लो में अर्थ है हमारी, जिसका होल मास कंसंट्रेटेड कंसिडर करके चल रहे हैं एट द सेंटर, मास ऑफ अर्थ। और कोई भी एक सैटेलाइट इसके अबाउट, इस अर्थ के अबाउट हमने मान लिया r रेडियस की ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्वेशन कर रही है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। और यहां पर हम इस प्लेनेट का मास में कंसीडर कर ले रहा हूं m। एग्जैक्टली मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि m मास का कोई प्लेनेट है, स्मॉल m मास का, जो हमारी अर्थ के सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्वेशन कर रहा है। अच्छा, अब अगर जब ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो भाई इस m मास के प्लेनेट की भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। भाई अगर मुझे इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी को निकालना तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेसिकली, देखिए पहले तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, फिर हम उसको एक्सप्लेन तो उसके बाद कर लेंगे। जो इसकी टोटल एनर्जी होगी इट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये पता है, हम पोटेंशियल एनर्जी पहले रीड कर चुके हैं। क्या रीड किया था हमने कि अगर m मास का कोई प्लेनेट r रेडियस की ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्वेशन कर रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी PE, जिसको हम जनरली रीड करें थे U, एंड इट वाज माइनस GMEM अपॉन R, जहां R थी उस प्लेनेट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। ये तो आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्यों, क्योंकि ये इसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहा है v वेलोसिटी से, डेफिनेटली इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, अगर ये v वेलोसिटी से रिवॉल्वेशन कर रहा है r रेडियस की ऑर्बिट में, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भाई आप लोगों ने सबने पढ़ा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट विल बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसका मतलब इस सैटेलाइट की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी इट विल बी, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस माइनस का GMEM एंड अपॉन r। और इस इक्वेशन को मैं नाम ले रहा हूं अल्फा, मतलब मुझे इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा प्लेनेट इसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर और प्लेनेट कह रहा हूं सॉरी, सैटेलाइट हमारी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रही है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो आपने क्या पढ़ा था, उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक अभिकेंद्रीय बल भी काम करता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। इज दैट क्लियर? तो इसको, इस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल किस वजह से रहा होगा, ड्यू टू इन दोनों मतलब अर्थ और इस प्लैनेट के बीच काम करने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसी से इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स को मिल रहा होगा। सिंस प्लैनेट और सैटेलाइट, अभी तो चलो सैटेलाइट, ठीक है ना, आप बेसिकली सैटेलाइट ही लिखिएगा, प्लैनेट और सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। चलिए प्लैनेट हटा ही दीजिए, सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of radii capital R. So the necessary centripetal
centrifugal force acting on satellite will be due to the किस कारण से gravitational force acting between both of them due to the gravitational force acting between earth and satellite। इसका मतलब अब इस पर कितना अभिकेंद्रीय बल काम करता है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या था अभिकेंद्रीय बल? इट वाज mv² बाय r जहां पर उस सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस और दोनों के बीच काम करने वाला ग्रेविटेशन फोर्स g अपॉन re मतलब r का स्क्वायर जिस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है दैट इज r²। ये मैंने r डॉट r को इसलिए लिख दिया ताकि हमारे लिए कैंसिल करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, mv² को आप लिख सकते हैं gm बाय r। तो ये वैल्यू को अगर हम प्लेस कर दें अल्फा में, सो नेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की जो नेट बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इट विल ई क्या किया हमारे पास हाफ ऑफ mv², इसका हाफ कर दीजिए, इट विल बिकम gmm अपॉन 2r माइनस gmm बाय r एंड इट इज माइनस का gmm बाय 2r। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इट इज पोटेंशियल एनर्जी का एक आधा। तो ये एक्सप्रेशन मुझे इंडिकेट क्या करता है ना कि देखो बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ये नेगेटिव वैल्यू मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी जो सैटेलाइट है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण हमेशा बाउंडेड रहती है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में। तो आई होप सो आपको ये एक्सप्रेशन सही से क्लियर आया हुआ होगा कि बाइंडिंग एनर्जी हमारी नेगेटिव साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट सैटेलाइट इज बाउंडेड विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर राइटिंग इन अ प्रॉपर सेंस, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर सेंस में हम इसे राइट आउट करते हैं। चलिए आपको मैथमेटिकली तो क्लियर आ गया होगा, एक बार इसको थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो हमने जो जो कंसीडर किया था वही चीजें लेके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि लेट कंसीडरिंग a satellite of mass small m revolving about the earth in a circular orbit of radii capital R. Is that clear? So if me is mass of earth and v is velocity of satellite, then the gravitational potential energy of satellite during revolution। तो रिवॉल्यूशन के दौरान जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, या फिर मैं इसको केवल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, इट विल बी माइनस यू एंड दैट इज gmem बाय r एंड दैट विल बिकम अल्फा 1। तो हमने क्या लिखा कि लेट कंसीडरिंग अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m revolving around about the earth in a circular orbit of radii capital R, so if me is the mass of earth and v is velocity of satellite, then gravitational potential energy of the satellite during revolution इतनी होगी, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर से उनको आपको डिस्कस किया है। अब अगर क्योंकि ये सैटेलाइट v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, सिंस as the satellite is revolving with velocity
V. So the kinetic energy of satellite during रिवॉल्वेशन के दौरान इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एंड इट विल बी हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर एंड एट अल्फा 2 तो हमारी जो नेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या आ गई? सो नेट एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कुछ भी लिख लीजिए आप, नेट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ड्यूरिंग रिवॉल्वेशन, मतलब रिवॉल्वेशन के दौरान। तो हमारी जो नेट एनर्जी आ गई कितनी आ गई? इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमें क्या करना होगा? सम करना होगा। ऑल्दो वी हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रीवियसली, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस एक एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है तो इसलिए मैं उसको दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। तो वैसे कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द टॉप। तो हमारी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैंने दोनों वैल्यू प्लेस कर दी। ये लाइन में आपको अभी थोड़े पहले भी लिखा चुका था। क्या? सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल हो या अभिकेंद्रीय बल हो, दोनों ही मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। इट विल बी दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स G_m_e_m बाय r स्क्वायर। तो इस r से ये आइटम आपका कैंसल आउट, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई G_m_e_m बाय r। सो इक्वेशन S1 बिकम, thus इक्वेशन S1 बिकम, S1 क्या बन गई? इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर की वैल्यू है G_m_e_m बाई r एंड ये आ गया 2 एंड प्लस का 2, सॉरी ये तो प्लस का 2 आ गया और माइनस G_m_e_m बाई r। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें, माइनस का G_m_e_m बाई r और साथ में 2, और ये बेसिकली किसके बराबर आ रहा है? माइनस का u/2। और ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे? दिस एक्सप्रेशन इज इंडिकेटिंग दैट द नेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव, which shows that the net binding energy of satellite is नेगेटिव। और मैंने अभी आपको थोड़े पहले बता दिया था ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है मुझे? ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन में ही रिवॉल्व कर रहा है, जिस पर काम करने वाला वो बल हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ है। विच शोज दैट, हम चाहे यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, द नेगेटिव साइन हियर indicates that the satellite is bound under earth gravitation। सैटेलाइट क्या है? अर्थ ग्रेविटेशन में बाउंड है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको सही से क्लियर हुआ होगा। और अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे ना वो कैपलस लॉ लेंगे बेसिकली, लेकिन कैपलस लॉ को समझने के लिए, क्योंकि देखिए कैपलस लॉ में भाई जब हमारा कोई भी, क्योंकि कैपलस का अगर देखो अभी मैं कहीं रैंडमली आइडिया दे रहा हूँ, कैपलर का जो हमारा पहला नियम है कि पता हमसे क्या बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मेरा इलिप्स में अगर मोशन करता है, ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक बार शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने इस बारे में आपसे डिस्कस किया था कि दैट उसकी एक रेडिकल वेलोसिटी होती है, एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। ऐसे एक रेडिकल एक्सेलरेशन होता है, एक ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। और जब पार्टिकल मेरा सेंट्रल फोर्स में गति करता है ना तो केवल रेडिकल एक्सेलरेशन ही काम कर रहा होता है,
ठीक है ना। रेडिकल मतलब जो केवल सेंटर की ओर काम करे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता। तो एक बार हमको पहले उन चीज़ों को डिस्कस करना होगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर जब मैं लिखाऊं तो आपको सही से क्लियर आए, और प्लस सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक हम पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको सही से क्लियर होगा। और थोड़ा सा यार हेल्थ इश्यू की वजह से मैं लंबे लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ अभी, लेकिन एज वेल एज जितनी जल्दी थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा then definitely I will do my level best to make you guys all more understandable by the theoretical portion और by the practical science, जिस भी तरीके से हम उसको कर पाएँ। तो टिल देन एंजॉय करिए भाई लाइफ में और पढ़ाई करिए जम के। गुड बाय डियर्स।